नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तक्षशिला यूके पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 दिसंबर 2021 वीडियो का वो पेपर जो आपकी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। आज जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे। बने रहिएगा मेरे साथ। ऐसे ही आपका मॉर्निंग शिफ्ट का एक पेपर था, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और आगे भी इसी तरीके के जो पहले पेपर आपके हो चुके हैं यूके SSS ने कराए, उन्हीं पेपर्स को मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के थ्रू कराऊंगा। और हम लोग जानेंगे कि इन्होंने किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे। तो आप लोग कम समय में उसी चैप्टर पर थोड़ा फोकस करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, परिचर्या का पर्यायवाची है। परिचर्या, ऑप्शन ए तृष्णा, श्रद्धा, मेधावी या सेवा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेवा। तो परिचर्या का पर्यायवाची क्या होता है? सेवा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया, अतीन्द्रिय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति। देखिए इसमें आपकी दीर्घ संधि बैठती है, अति प्लस इंद्रिय। जब ई और ई मिलती है तो क्या बनता है? बड़ी ई बन जाती है। तो इसलिए क्या होगी? मात्रा ये वाली आपकी दीर्घ दिखाई दे रही है। तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा आपका? अति। अति का मतलब होता है अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था, नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेश जोशी। तो राजेश जोशी ने लिखा था नेपथ्य में हंसी। राजेश जोशी को मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे मैंने नेपथ्य में हंसी लिखा था, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दिया गया है, ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 के बाद किस नाम से पुकारा जाने लगा? ऑप्शन ए आकाशवाणी, बी रेडियो सिलोन, सी उर्दू सर्विस या डी नन ऑफ दीज नोट। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आकाशवाणी। मैंने भी आप लोगों को जनसंचार पढ़ाया था, तो जनसंचार में मैंने बताया था कि आकाशवाणी कब आपका जो है ऑल इंडिया रेडियो के नाम से पुकारा जाने लगा, कब आकाशवाणी को दूरदर्शन से अलग किया गया, कब इन्हें प्रसार भारती के अधीन किया गया, कब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे पढ़ाई थी। तो आप लोग जाके जनसंचार का चैप्टर पढ़ सकते हैं, वहाँ से एक प्रश्न आने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो आप उस चैप्टर को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मैंने अपने चैनल पे जाके आप लोग अगर देखोगे तो वाक्य भेद पढ़ाए हैं। वाक्य भेद में मैंने साफ साफ बताया था कि उसके 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य क्या है? जो कार्य करता है वो क्या है? उद्देश्य है। और जो कार्य होता है वो विधेय है। तो उसने कहा कि उद्देश्य का, तो कार्य कौन कर रहा है यहाँ पे? रमेश। रमेश पढ़ रहा है, तो रमेश ही क्या होगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों से पूछा जाए विधेय क्या है इसमें, तो पुस्तक पढ़ता है, यानी उद्देश्य को छोड़कर बाकी जो भी हिस्सा बचता है वो सारा क्या है? आपका विधेय कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, निर्निमेष शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बिना पलक झपकाए, ऑप्शन बी पलक झपकाना, ऑप्शन सी आलस्य या डी नोट। तो इस सवाल का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिना पलक झपकाए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, लहरें व्योम चूमती उठती पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए प्रतीप, बी दृष्टांत, सी अतिशयोक्ति या डी संदेह। प्रतीप अलंकार क्या है? जब आपका उपमेय उपमान बना दिया जाए और उपमान उपमेय बना दिया जाए, यानी दोनों को पलट दिया जाए, तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। दृष्टांत क्या है? जब आपको बिंब प्रतिबिंब की सीमाएं नजर आती हैं, तो वो क्या है? आपकी दृष्टांत है। अतिशयोक्ति इसमें बैठ सकता है, देखो कैसे, लहरें व्योम चूमती उठती। व्योम मतलब आकाश। क्या लहरें इतनी ऊपर उठ जाएंगी कि आकाश को चूम ले? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी इसने। तो इसका मतलब ये क्या है? अतिशयोक्ति है। अतिशय उक्ति, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात बोल दी गई। तो ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर है। कोई ज़्यादा भारी सवाल नहीं पूछे गए थे, आप देखोगे बहुत ईजी सवाल पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कोलन, बी कोष्ठक, सी योजक या डी नोट। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलन। देखिए कोलन का जो साइन होता है वो कैसा होता है आपका? ये आपका कोलन है। एक होता है सेमी कोलन, यानी अर्धविराम, इसे आपका उपविराम भी बोल देते हैं। कोलन को क्या बोलते हैं? उपविराम। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो उपविराम भी बोल देते हैं। इसे आप बोल सकते हैं विसर्ग,
विसर्ग भी से बोल सकते हैं, ठीक है। तो चिन्ह इसका ये होता है। कोष्टक सभी को पता है, योजक चिन्ह ये होता है, छोटा सा होता है योजक चिन्ह, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना। तो कोलन किसे बोलते हैं, विराम को इसका चिन्ह होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे बोलते हैं ऐसे मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। देखो जैसे बोलेगा राकेश, नाटक संवाद चला राकेश, तो ऐसे आ जाएगा, इसके आगे बात करनी शुरू हो जाएगी, या फिर ये चिन्ह लगा दिया जाता है योजक का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए दीर्घ मेल, बी लघु मेल, सी क्षणिक मेल, या डी विस्तार मेल। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षणिक मेल। देखो नदी और नाव, जब नदी नाव में उतारी जाती है, जब नदी आपकी नाव में जाती है, सॉरी नाव आपकी नदी में जाती है, उल्टा हो गया था, तो होता क्या है कि ऐसा नहीं कि आप उसे बहुत देर तक रखते हो, कुछ पल के लिए आप लोगों को अपना कुछ यात्रा करनी होती है, उसके बाद आप अपनी नाव को नदी से बाहर निकाल लेते हो। तो नदी नाव संयोग क्या है, क्षणिक मेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है, पसीना शब्द तत्सम है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, प्रस्वन, सीवन, प्रस्विन या प्रस्विन्न। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्विन्न। 2 एक आधा न एक पुराना और आपका स्वी। तो यहाँ पे प्रस्विन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था, अशुद्ध वर्तनी ज्ञात करो। गुरु, सीधा साधा, ज्योत्सना, प्रज्वलित। तो आप देखोगे कि ए, सी और डी बिल्कुल सही है, गलती कहाँ पे है, सीधा साधा में। गलती क्या है कि सीधा तो ठीक है लेकिन साधा नहीं होता, होता सादा, सीधा और सादा, साधारण, ठीक है। तो यहाँ से चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था, अंश का अर्थ होता है भाग। तो अंश का अर्थ क्या होगा, ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थों में अलग अलग। अंश का अर्थ होता है जब छोटा सा आता है तो उसका अर्थ होता है कंधा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका कंधा। चलिए हस्ताक्षर शब्द है। ऑप्शन ए एक वचन, बी बहुवचन, सी एक वचन बहुवचन दोनों, या डी प्रसंग के अनुसार। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वचन के अनुसार हस्ताक्षर सदैव एक क्या है, सदैव बहुवचन है, तो बहुवचन। अगर इसमें होता बहुवचन सदा बहुवचन तो आपको सदा बहुवचन चुनना होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत, बी फारसी, सी मंडारिन, या डी प्राकृतिक। आप अगर ल्यूसेंट खोलते हो तो ल्यूसेंट के पहले पेज पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वैदिक आर्य भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार को कितने काल विभाजन किए गए हैं। तो उसमें वैदिक संस्कृत आपने देखा होगा, ठीक है, वहाँ पे प्राकृत आपने देखी होगी, दोनों होगी। फारसी भी आर्य भाषा परिवार का ही है, लेकिन मंडारिन जो होती है चीनी लैंग्वेज है, ये इसमें शामिल नहीं होती। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, मंडारिन चीनी। बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए पूरक क्रिया, बी कर्म क्रिया, कर्म एवं पूरक क्रिया दोनों, या नन ऑफ दीज। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा पूरक क्रिया। पूरक क्रिया क्या है, ये वाक्य को पूरा करने का काम करती है, क्रिया को पूरा करने का काम करती है। तो बच्चों को तेज बुखार है, तो बुखार तो है लेकिन कैसा बुखार है, तेज बुखार है, ठीक है। तो बुखार बच्चों को है, इसका मतलब पूरक क्रिया की तरह से कार्य करेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, पूरक क्रिया, ठीक है। देखो कर्म क्रिया इसलिए नहीं बैठ सकता, लेकिन क्योंकि बुखार जो है आपका सीधा प्रभाव किस पे डाल रहा है, कर्ता पे, तो कर्म तो इसमें मौजूद ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, अशोक के फूल। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा अशोक के फूल, क्योंकि ये किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है ये, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा, अक्षरशः, आदि अंत, आद्योपांत या नोट। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका आद्योपांत, आदि प्लस अंत, ठीक है, आदि से लेकर अंत तक। क्वेश्चन नंबर 18, स्वर संधि का भेद नहीं है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, बी जशत्व संधि, सी गुण संधि, या डी वृद्धि संधि। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जशत्व संधि। ध्यान रखना जशत्व संधि ही व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। अगर मैं व्यंजन संधि की बात करूँ तो व्यंजन संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, उसी में ही जशत्व संधि आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग चलेंगे। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों में जुड़कर
नए शब्द की रचना करते हैं वे कहलाते हैं। देखिए प्रत्यय जो होते हैं ये किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और जबकि उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। प्रत्यय दो तरीके से जुड़ते हैं, एक तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वो हैं जो आपके संज्ञा के पीछे जुड़ जाएंगे, सर्वनाम के पीछे जुड़ जाएंगे, विशेषण के पीछे जुड़ जाएंगे। लेकिन जो आपके कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के पीछे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है संज्ञा सर्वनाम की, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय, क्योंकि कृत प्रत्यय तो क्रिया के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तद्धित प्रत्यय। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या था? प्रैक्टिस सेट क्या बोल लें या फिर आप लोग इसे प्रीवियस ईयर बोल लें, तो क्या था? लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था, पढ़ने से साफ साफ पता लग रहा है। ऑप्शन ए था फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी। तो इस सवाल का राइट आंसर था हमारा संस्कृत, क्योंकि लोकोक्ति क्या है? संस्कृत की का ही शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा बहुत ईजी, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये था आज के 20 प्रश्न जो आपके वीडियो 5 दिसंबर 2021 की इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए थे। कल मैं आपके साथ मिलूंगा 5 दिसंबर 2021 की मॉर्निंग शिफ्ट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और रोज़ मैं आपके लिए ऐसी प्रैक्टिस सेट लेके आता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।